हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सारे दोस्तों को। आपके दोस्त, आपके गाइड और आपके शुभचिंतक एस्ट्रोलॉजर इरफान की तरफ से ये है आपका ख़ुद का चैनल। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि हम उस सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमको लॉन्ग टर्म यानी कि काफ़ी अरसे तक, काफ़ी देर तक हम सबको प्रभावित करेगी। और वो क्या स्थिति है? वो है सैटर्न या शनि की ट्रांजिशन। और एक बार शनि जो परिणाम देता है उसको दूसरे ग्रह, दूसरे प्लैनेट्स ईजिली उसको चेंज नहीं कर पाते, उसको प्रभावित नहीं कर पाते। इसीलिए शनि का गोचर या शनि का ट्रांजिशन, सैटर्न का ट्रांजिशन स्ट्रांग होता है और ज़्यादा परिणाम देने वाला होता है। अब चूंकि हम शनि के परिणाम की बात कर रहे हैं या नतायज या नतीजों की बात कर रहे हैं, मैंने सोचा कि जब मैं अपना हिंदी चैनल पे फिर से काम करूँगा, मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करूँ, ऐसी ज़ुबान का प्रयोग करूँ जिसके लिए मुझे चारों तरफ से रिक्वेस्ट आ रहे हैं। मेरे काफ़ी ऐसे अंग्रेज़ी चैनल देखने वाले हैं जिसको अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं आती है और वो मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे, ईमेल्स आ रहे थे कि आप हिंदी चैनल पे थोड़ा सा फोकस करिए। लेकिन साथ में ये भी आ रहा था कि थोड़ी आसान भाषा का उपयोग करिए, क्योंकि कुछ और हिंदी चैनल्स में का जो भाषा है, जो लैंग्वेज है या जो ज़ुबान है, वो थोड़ी उनको समझ में आती नहीं। और ये मुझे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज से, यूएस से, यूके से, साउथ एशियन कंट्रीज से भी ये रिक्वेस्ट आ रही थी और मिडिल ईस्ट से भी आ रही थी, जो अरब कंट्रीज़ हैं, क्योंकि उनको हिंदी भाषा उतनी अच्छे से आती नहीं, उनको सरल हिंदुस्तानी अच्छे से आती है। क्यों? क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी मूवीज़ या बॉलीवुड की मूवीज़ वर्ल्ड में चारों तरफ चलती हैं, प्रसिद्ध भी हैं और लोग उनको चाव से या पसंद से देखते भी हैं। तो उनको वो ज़ुबान या वो लैंग्वेज या वो भाषा सबसे अच्छे से समझ में आती है। तो उनका रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़्यादा हिंदुस्तानी में बनाइए, कुछ इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ करें तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। अगर शनि के साथ सैटर्न भी बोलें तो अच्छा है, मकर के साथ कैप्रिकॉर्न भी बोलें तो हमको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी लोग कैप्रिकॉर्न समझते हैं जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, लेकिन साथ में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो मेरी जो ज़ुबान होगी, मेरी जो भाषा होगी, जो मेरी लैंग्वेज होगी, वो होगी ज़्यादा हिंदुस्तानी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंच सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो शुरू करते हैं शनि के गोचर में या सैटर्न का जो ट्रांजिशन होगा या ट्रांजिट होगा जनवरी, ये महीने के एंड में। 2020 का साल शुरू हो गया है, तो आप सबको तो पहले नए साल की मुबारकबाद। तो ये साल के, ये महीने के एंड में जो सैटर्न का ट्रांजिट होगा मकर में या कैप्रिकॉर्न में, उसके रिजल्ट सबको कैसे मिलेंगे। और इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट ज़रूर है, लेकिन ये स्थायी या स्टेबल रिजल्ट देता है। और दूसरे जो ग्रह हैं या दूसरे जो प्लैनेट्स हैं या जो हेवनली बॉडीज़ बोलना उनको ज़्यादा सही होगा, जैसे जुपिटर है, ये हमको ये भी स्टेबल रिजल्ट देता है और इसके रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आते हैं, इसके भी परिणाम या उसके नतीजे भी स्ट्रॉन्ग आते हैं बनिस्बत उसके, इन कंपैरिजन टू दूसरे जो ग्रह हैं, जैसे कि मर्क्यूरी है या मून है या सन है। इनका गोचर फास्ट होता है, वीनस से उसका फास्ट होता है। तो उसके, क्योंकि ये एक राशि में ज़्यादा समय रहते नहीं है, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं, ज़्यादा असर नहीं डालते हैं, तो इनके क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं और फिर इमीडिएटली ख़त्म हो जाते हैं। जबकि जुपिटर या बृहस्पति के और सैटर्न के रिजल्ट्स लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म शनि के होते हैं, सैटर्न के होते हैं, क्योंकि इसका गोचर सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। ये एक राशि से दूसरे राशि में, एक साइन से दूसरे साइन में जाने में करीबन 2 साल 5 या 6 महीने का समय या वक्त लगाता है। तो जब सैटर्न अब मकर में या कैप्रिकॉर्न में जाने वाला है, ये जनवरी, ये महीने के एंड में, ये इसमें अप्रैल के एंड तक, 2022 के अंत तक रहने वाला है। मतलब करीबन 2 साल 4 महीने की अवधि के आसपास ये मकर या कैप्रिकॉर्न में रहने वाला है। तो क्योंकि इतना लंबे समय रहने वाला है और अपनी ही राशि में रहने वाला है, तो यहाँ पर शनि या सैटर्न बहुत स्ट्रांग है।
और शनि का गोचर अपने साइन में या किसी एक साइन में एक बार जब हो जाता है और वो आगे बढ़ जाता है तो वापस आने में सैटर्न रिटर्न जिसको बोलते हैं वो करीबन 28 से ज़्यादा साल लगाता है। इसीलिए शनि का जो गोचर है, सैटर्न का ट्रांजिट जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अहमियत रखता है, इसकी बहुत महत्वता है। और इसकी क्या महत्व है? एक तो ये है कि शनि क्योंकि मकर में जा रहा है, सैटर्न कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, अपनी ही राशि में, अपने ही साइन जिसको रूल करता है उसमें जा रहा है, तो उसमें बहुत स्ट्रांग होता है। और दूसरा, ये 4 राशियों के लिए बहुत स्ट्रांग रिजल्ट देने वाला है, जिसके लिए ये सशा योग बनाने वाला है। पहले तो मेष राशि, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए सैटर्न या शनि 10वें भाव का या 10th हाउस का स्वामी या रूलर है और 10th हाउस में जा रहा है। तो केंद्र में जाना और केंद्र में अपने ही घर में जाना या उच्चता के घर में जाना, मतलब सैटर्न आपको सशा योग देगा। तो मेष राशि वालों के लिए, एरीज वालों के लिए सशा योग बनेगा 2 साल 4 महीने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे 10वें भाव के, यानी कि करियर में, वर्क में, बिजनेस में, प्रतिष्ठा या रेपुटेशन में। तो उसमें उन्नति होगी, उसमें लाभ मिलेगा, उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये मेष वालों के लिए अच्छा है। लेकिन 10वां भाव मतलब मेहनत करना, कर्म करना। जितना अच्छा आप काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतने अच्छे फल मिलेंगे और लॉन्ग टर्म मिलेंगे, स्टेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये एरीज वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए अच्छा समय है। दूसरा, ये कर्क राशि या कैंसर राशि वालों के लिए, या कैंसर एसेंडेंट जो बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए शनि या सैटर्न जा रहा है 7वें भाव में, 7वें घर में। हमको ये पता है कि शनि या सैटर्न सबसे ज़्यादा उसका दिग्बल होता है, या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, वो 7वें घर में मिलता है उसको। और कर्क वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए 7वां घर है कैप्रिकॉर्न या मकर का, जिसमें शनि या सैटर्न गोचर कर रहा है। मतलब सैटर्न बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अपने ही घर में, अपने ही भाव में, और 7वें भाव में जहाँ सबसे ज़्यादा उसको दिग्बल मिलता है, जहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। और तीसरी बात यह है, जो 7वां भाव है वो तुला राशि भी होता है, या लिब्रा एसेंडेंट होता है, या लिब्रा साइन होता है, जहाँ पर सैटर्न एक्सॉल्टेड हो जाता है या उच्च का हो जाता है। तो शनि या सैटर्न को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, और इतना ज़्यादा पावर मिलने से ये बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। एक बात का इसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि सैटर्न इस कर्क राशि वालों के लिए सिर्फ 7वें भाव का स्वामी नहीं है, बट ये 8वें भाव को भी रूल करता है। इट ऑल्सो रूल्स द 8th हाउस, जिसका मतलब ये है कि कर्क राशि वालों को थोड़ा ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा इस स्ट्रॉन्ग सैटर्न एनर्जी को। मतलब ये, क्योंकि 8वां भाव सडन रिजल्ट्स का भी है, सडनली ऑब्स्टेकल्स आने का है, कुछ ऐसे चीज़ आने का, ऐसे सिचुएशन राइज होने का कि आपको सब छोड़ के उसके पीछे भागना पड़ता है, और आप सोच भी नहीं पाते कि सिचुएशन कैसे बन गई और वो सिचुएशन बन जाती है। सडनली कोई कोर्ट का नोटिस आ जाता है, गवर्नमेंट का कुछ इशू आ जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, घर में चोरी हो जाती है, या सडनली इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपका प्रमोशन हो गया या आपको ट्रैवल करना है। तो ऐसा कुछ अकस्मात सडन कोई इन्फॉर्मेशन आती है या सिचुएशन डेवलप हो जाता है, अच्छा या बुरा, जिसके ऊपर आपको इमीडिएटली ध्यान देना पड़ता है, सब कुछ बाकी का छोड़कर। तो ये अच्छी बात होगी कर्क वालों के लिए कि ये ध्यान रखें कि सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑर्डर में हो, सारे इंश्योरेंस पेपर्स ऑर्डर्स में हो, इंश्योरेंस रिन्यू करके रखा गया हो, प्रॉपर्टी के और सब टैक्सेस पे करे गए हों, और गाड़ी, आपकी जो गाड़ी है, वाहन है, घर के छोटे मोटे रिपेयर्स को पहले ध्यान दे लें, ताकि सडनली कोई इशू ना आए। तो जितना आप पहले से तैयारी करोगे, जब शनि मकर में जाएगा, ट्रांजिशन होगा, तो शनि कम आपको अकस्मात ऑब्स्टेकल सडन रिजल्ट देगा। क्यों? एक तो सैटर्न लाइक्स दोज पीपल हु प्रिपेयर वेल, मतलब शनि उन लोगों को पसंद करता है जो अपनी मेहनत से अच्छा काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और जो प्लानिंग करते हैं, जो प्लानिंग से अपना कार्य करते हैं, शनि उन पे हमेशा अच्छी विनम्र नज़र रखता है, और उनको ज़्यादा इश्यूज़, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता नहीं है। लोग कहते हैं, या हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि
प्लैनेट्स या ग्रह उसी तरह से आपको रिजल्ट देते हैं जिस तरह से आप बिहेव करते हो। आपका जैसा बिहेवियर होगा प्लैनेट्स वैसे ही रिजल्ट देंगे। तो सैटर्न भी आपको वैसे ही रिजल्ट देगा। जिस तरह जितनी अच्छे से आप प्लानिंग करोगे, जितनी अच्छे से काम करोगे, जितना ऑर्गेनाइज तरीके से काम करोगे, आपको शनि अच्छे रिजल्ट देगा। ये कर्क राशि वालों के लिए। तीसरा, जो तुला राशि वाले हैं, जो लिब्रा एसेंडेंट साइन उनका हॉरोस्कोप में है, उनके लिए भी ये अच्छा समय है, क्योंकि शनि जाएगा आपके चौथे भाव में या फोर्थ हाउस में, जो मकर का साइन है। नाउ सैटर्न या शनि चौथे भाव में शश योग में तो होगा, और तुला राशि वालों के लिए एक योग कारक भी है, स्ट्रॉन्ग योग कारक है, क्योंकि ये चौथे और पांचवें भाव का स्वामी भी है। इट रूल्स बोथ द फोर्थ एंड फिफ्थ हाउसेस, जो एक केंद्र भाव भी है और एक ट्राइन भाव भी है। बट इसका एक इशू ये है कि चौथे घर में शनि बहुत अच्छे फल नहीं देता, और इसलिए फल अच्छे नहीं देता। वाई डजंट शनि और सैटर्न गिव गुड फ्रूट्स इन द फोर्थ हाउस? इसलिए क्योंकि चौथा जो भाव है उसका नेचुरल या प्राकृतिक जो रूलर है वो है मून या चंद्रमा, और क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि का रूलर है और फोर्थ हाउस कर्क राशि को डिनोट करता है या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता नहीं है। दूसरा, ये थोड़ी सी अपनी दिग्बल को भी खो देता है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर चूंकि सैटर्न थोड़ा सा कम स्ट्रांग होगा, तो यहाँ पर भी अच्छे फल देगा, लेकिन साथ साथ छोटे मोटे घरेलू चैलेंजेस भी आ सकते हैं तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि सैटर्न स्लो डाउन करेगा इस भाव के रिजल्ट्स को। यानी कि प्रॉपर्टी में कुछ भी आप डिसीजन लोगे उसमें स्लो डाउन होगा, वो धीरे से होंगे, इमीडिएट होंगे नहीं। आप कितना भी कोशिश करोगे वो टाइम लेगा, वो समय लेगा। आप कंस्ट्रक्शन करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे या घर खरीदोगे, इमीडिएटली ट्रांजैक्शन नहीं हो जाएगा, उसमें आपको टाइम लगेगा। घर की अगर आपको पोजीशन मिलनी है तो टाइम लेगा। व्हीकल आपको गाड़ी खरीदनी है तो बुकिंग करके समय से वेट करना पड़ेगा, या गाड़ी मिलेगी भी तो सडनली ऐसा कुछ सामने काम आ जाएगा जिसकी वजह से आप गाड़ी को यूज़ नहीं कर पाओगे, कुछ दिन ट्रैवल करोगे या बिजी हो जाओगे। तो शनि जो भी रिजल्ट देगा आपको धीरे से देगा इस भाव में। तो इसीलिए तुला वालों को थोड़ा सा इसका प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये चौथी जो राशि है ये है मकर राशि वालों के लिए, जिसका एसेंडेंट या लग्न राशि मकर है। इसमें लग्न में ही शनि जा रहा है, सैटर्न इज गेटिंग इनटू द फर्स्ट हाउस, और क्योंकि सैटर्न पहले ही भाव में जा रहा है, पहले ही घर में लग्न में जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होता है। और लग्न हमको पता है सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग भाव भी यही देता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रिजल्ट भी चारों ओवर ऑल राउंड रिजल्ट यही देता है। तो सैटर्न का लग्न में जाना बहुत स्ट्रांग साइन है मकर वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि लग्न में जा रहा है, और शनि लग्न में अच्छे प्रभाव नहीं देता, अच्छे रिजल्ट नहीं देता, अपनी ही राशि में उच्च का होके भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस हेल्थ पे ज़रूर देता है, और आपके रेपुटेशन पे देता है, और आपके ग्रोथ में देता है। यानी कि आपका सोसाइटी में जो स्टैंडिंग होगा, आपको सामाजिक जो आपकी जो पर्सनालिटी होगी, जिस तरह से लोग आपको देखेंगे या आपकी कार्यशैली होगी, उसमें कुछ ना कुछ लोग उसमें उन्नति तो होगी, लेकिन उस तरह की होगी नहीं जैसा आप सोचेंगे या जिसकी आपको उम्मीद होगी। साथ ही साथ हेल्थ के चैलेंजेस, स्वास्थ्य के चैलेंजेस भी शनि यहाँ पर देता है, अपने भाव में भी देता है, अपनी राशि में भी देता है, कुछ उच्च का होके भी देता है। तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा, और साथ में उन चीज़ों पे ध्यान देना होगा जो आपको खर्च के ऊपर आपको उसमें कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मकर राशि वालों के लिए जो दूसरा भाव है वो कुंभ का है, और जो कुंभ राशि है वो भी शनि की राशि है, लेकिन ये दूसरा भाव है जो पैसे का भाव है, आमदनी का भाव है, इनकम का है और सेविंग्स का है, आपकी बचत का है। तो उस पे भी कुछ ना कुछ थोड़ी सी कमी आएगी। मतलब क्या हुआ, अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग ज़रूर होगी लेकिन उतनी बढ़ेगी नहीं ये 2 साल 5 महीनों में जितनी आपको उम्मीद होगी, जितना आपको एस्पिरेशन होगा।
जितना आपकी मंशा होगी, जितना आप चाहोगे। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये 2 ईयर्स 2.5 ईयर्स कि आप अपनी इनकम क्योंकि स्थायी होगी, स्थिर होगी, आप अपनी जो एक्सपेंसेस हैं, जो आप खर्च करते हैं, उस पर थोड़ा सा लगाम लगाएं। ये 4 राशियों वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे राशियों के लिए किसी में शनि तीसरे भाव में जाएगा, किसी में 5वें में जाएगा। तो जनरली शनि कौन से भाव में अच्छे रिजल्ट देता है, जैसे कि चारों जो हम बोलते हैं जो उपचय हाउसेस हैं, उपचय भाव है, जैसे तीसरा, छठा, 10वां और 11वें में तो शनि रिजल्ट अच्छे देता ही है। लेकिन ये साथ में 8वें और 12वें में भी अच्छे रिजल्ट देता है। और ये जिस राशि में शनि तीसरे में, छठे भाव में या 8वें में या 12वें में जाएगा, उनमें ये स्थिर रिजल्ट देगा, ठीक ठाक से अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन अगर शनि सैटर्न अगर आपके हॉरोस्कोप में, आपकी कुंडली में स्ट्रांग नहीं बैठा है, या नीच का है, या कंबस्टेड है, या वो एनिमी साइन में है, या दुश्मन राशि में है जैसा बोलते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, क्योंकि सैटर्न अब ज़्यादा स्ट्रांग है पहले से के बनिस्बत पहले की कंपैरिजन में। ये तो हो गए इंडिविजुअल्स के लेवल पे बात। अब हम बात करेंगे थोड़ा जनरल सोसाइटी लेवल पे शनि क्या प्रभाव देगा। शनि क्योंकि अपने साइन में मकर में जा रहा है, ये यूजुअली सिर्फ इंडिविजुअल्स को, एक आम आदमी को ही रिजल्ट्स नहीं देता, लेकिन जनरल सोसाइटी को भी इफेक्ट करता है। अब क्योंकि आप देखेंगे कि शनि का गोचर जब मकर में हो रहा है, तो जुपिटर या बृहस्पति का गोचर इस वक्त जो चल रहा है, लास्ट ईयर नवंबर 2019 से वो गया है अपनी ही राशि में, धनु राशि में। लेकिन धनु राशि में जब जुपिटर बृहस्पति का गोचर हुआ नवंबर में, वहाँ पर केतु पहले से विराजमान थे और शनि भी थे करीबन 2 साल से। तो हुआ क्या कि बृहस्पति की जो सारी स्ट्रेंथ थी, जो सारी शक्ति थी, वो केतु ने एक तरफ और दूसरी तरफ शनि या सैटर्न ने पूरा उनको, बोलते हैं ना जैसे जंजीरों में जकड़ लिया। वो सारी एनर्जी जुपिटर की या बृहस्पति की, इन दोनों मैलेफिक्स को, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऐसे प्लैनेट्स, ऐसे ग्रह जो उतने अच्छे रिजल्ट्स यूजुअली बोलते हैं नहीं देते हैं, जितने बेनिफिक प्लैनेट्स जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर या मून, ये जैसे अच्छे परिणाम देते हैं। जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे कि शनि हो या केतु हो या राहु हो या मार्स हो या सन हो, मंगल या सूर्य हो, ये उतने अच्छे परिणाम, उतने बेनिफिक परिणाम, प्रॉस्परस परिणाम, खुशहाली वाले परिणाम नहीं देते हैं। स्पेशली हमारे जब अगर देव राशि का एसेंडेंट हो, तो जो ये दानव राशि के हैं, स्पेशली शनि है या वीनस है, तो भी उतने अच्छे परिणाम यूजुअली नहीं देते हैं। तो हमको ये देखना होगा कि जब जुपिटर चेंज है और उतनी अपनी शक्ति नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि केतु है और शनि है, और शनि का गोचर होने के बाद भी इस महीने में, जनवरी के एंड में, केतु वहीं विराजमान रहेंगे बृहस्पति के साथ विद जुपिटर टिल द एंड ऑफ सितंबर। इसी साल के सितंबर के एंड तक वो वहीं होंगे। तो ऑटोमेटिकली जुपिटर की काफ़ी अच्छाई या अच्छे जो परिणाम मिल रहे हैं, अच्छे नतीजे जो मिलने वाले हैं, वो थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे। जब केतु का गोचर होगा धनु राशि से, वो निकलकर जो रेट्रोगेट बोलते हैं, उनकी जो उनका जो गोचर होता है केतु का, वो उल्टे डायरेक्शन में होता है। यानी कि वो जाएंगे धनु से वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में। तो वो जो 2 महीने ही जुपिटर को या बृहस्पति को थोड़ा सा समय मिलेगा, थोड़ा सा आराम मिलेगा अपने अच्छे नतीजे, अपने अच्छे रिजल्ट्स बताने के लिए। लेकिन होगा क्या, अक्टूबर और नवंबर ही 2 महीने होंगे जब जुपिटर कुछ अच्छे रिजल्ट बताने के पोजीशन में होंगे। लेकिन ये ऐसा भी होता है कि जब
दोनों भाव में मेलेफिक्स हों, आपके पिछले भाव में और अगले भाव में दोनों में मेलेफिक्स है, तो भी प्लैनेट उतने अच्छे प्रभाव नहीं दे पाता है। तो जुपिटर से या बृहस्पति से इस साल बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद आप कम रखें, अनलेस आपकी अगर जो बर्थ हॉरोस्कोप है उसमें अगर जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, उच्च का है, तो स्लाइटली बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट्स ये ऑलमोस्ट पूरे साल में बृहस्पति जुपिटर नहीं दे पाएंगे। जब नवंबर में बृहस्पति का गोचर होगा कैप्रिकॉर्न में इसी साल नवंबर में, तब वो अगेन नीच साइन में चले जाएंगे अपनी, जिसमें वो जाके नीच के हो जाते हैं। मकर में जुपिटर या बृहस्पति नीचे हो जाते हैं, सारी शक्ति चली जाती है। तो एक और साल, जो पूरा साल वो मकर में रहेंगे, कैप्रिकॉर्न में रहेंगे, जुपिटर के बाद ऑलमोस्ट नहीं के बराबर एनर्जी होगी। तो ये चैलेंज ज़रूर रहेगा ये सारे पूरे साल में जुपिटर के लिए, और अगले साल भी जुपिटर के लिए। और उसके अगले साल जब जुपिटर का गोचर होगा 2021 की नवंबर के एंड में, वो जाएंगे मीन या पाइसेस में। लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या है कि मीन या पाइसेस में जुपिटर थोड़े से फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि हवा में ड्रीम्स बनाना, हवा में प्रोजेक्ट्स बनाना, और दुनियावी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान कम रहना। तो आदमी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है, ज़्यादा अध्यात्म की तरफ उसका रुझान होता है, मंत्र साधना करता है, टेम्पल विजिट ज़्यादा होता है, और मटेरियलिस्टिक तो जो भौतिक आनंद होते हैं वो चीज़ों पे ध्यान उतना होता नहीं है। तो ये नेक्स्ट 3 इयर्स जुपिटर के थोड़े अप्स एंड डाउन्स हैं, बृहस्पति के अप्स एंड डाउन रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए ये नेक्स्ट 2.5 to 3 इयर्स सैटर्न के गोचर अपने ही भाव में स्लो रिजल्ट देना, जुपिटर त्रस्त रहने की वजह से थोड़े से चैलेंजेस हैं। और ये चैलेंजेस इसलिए भी है क्योंकि ये जब आते हैं साथ में या बहुत क्लोज एनर्जी होती है दोनों की, तो हम देखते हैं कि सोशल अपराइजिंग, सामाजिक तत्व जो है उसमें भी उथल पुथल होता है। अब हम देख ही रहे हैं कि लास्ट ईयर नवंबर में कुछ कोर्ट केसेस का सोल्यूशन भी हुआ है, लेकिन साथ में हमने ये भी देखा कि उसके बाद से, नवंबर के बाद से दिसंबर में काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए हैं। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहे हैं, भारत में, हिंदुस्तान में नहीं हो रहे हैं, ये चारों तरफ वर्ल्ड में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हांगकांग में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, साउथ अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कुछ कंट्रीज साउथ अफ्रीका की या अफ्रीका के दक्षिण की जो कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, उनमें भी काफ़ी उथल पुथल हो रहा है। और हम ये देखेंगे कि ये आसानी से जाएगा नहीं, इसीलिए भी नहीं जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट या सरकार या प्रशासन की और पब्लिक का ये थोड़ा सा मेल मिलाप नहीं हो पाएगा, सेम लेवल पे सोच नहीं हो पाएगी, कम्युनिकेशन भी अफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर दूसरे भाव का कारक भी है, जो दूसरा भाव लैंग्वेज का है। तो जब जुपिटर बृहस्पति ही त्रस्त है तो लैंग्वेज त्रस्त है। और जब सैटर्न मकर में होता है, जब शनि मकर में या कैप्रिकॉर्न में होता है, तो और जुपिटर की एनर्जी इसको शेयर करता है, क्योंकि जुपिटर के साथ बैठ इमीडिएट जब अभी इसी साल अप्रैल में 3 महीने के लिए जुपिटर कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेगा, डायरेक्ट ज़्यादा स्पीड पकड़कर, फिर वापस रेट्रोगेट होकर अपने राशि में फिर आ जाएगा। तो ये साल भी 3 महीने अप्रैल से लेकर जून तक भी वो त्रस्त ही रहेगा, स्ट्रांगली त्रस्त रहेगा। तो ऐसे टाइम पर जब जुपिटर और सैटर्न की एनर्जीज काफ़ी मेल खा रही है और साथ में ही बैठे ऑलमोस्ट, तो ये होता है कि सोसाइटी में एक तो जस्टिस, जुडिशल सिस्टम, कोर्ट्स, या बोलते हैं कि न्याय की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ जब सैटर्न शनि बहुत प्रबल होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रबल अभी शनि की पोजीशन होने वाली है ये महीने के एंड में, तो पीपल इश्यूज़, लोगों के सामाजिक जो इश्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा प्रबल होते हैं। और जो गवर्नमेंट, जो प्रशासन लोगों के प्रोटेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं देता है और उनकी तरफ से थोड़ा सा ध्यान हटा लेता है, उनके साथ विनम्र तरीके से नहीं पेश आता है और अग्रेसिवली उसको पुट डाउन करने की कोशिश करता है ऐसे प्रोटेस्ट को, तो ये खून खराबा भी होता है और प्रॉब्लम्स आती है। आप ये देखोगे कि ये साल बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होंगे सारे साल, और अगले साल भी ऐसा ही होगा।
कुछ कंट्रीज़ इसमें से उभर पाएंगे जहाँ पर सरकार थोड़ा सा विनम्र अपना तरीका लेके चलती है और सहानुभूति लेके चलती है और समझदारी से हैंडल करती है। गवर्नमेंट चाहे अपने रूल्स को नहीं तोड़े, चेंज ना करे, लेकिन तरीका जिस तरीके से सामाजिक ये अपराइजिंग को, प्रोटेस्ट को हैंडल करने का हो, वो समझदारी से होना चाहिए, सहानुभूति से होना चाहिए, पेशेंस के साथ होना चाहिए, तो ही हैंडल कर पाएंगे। वरना ये उथल पुथल और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और इसमें अच्छे जो रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम कंट्रीज़ को मिलेंगे नहीं। आप ये देखोगे कि साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़, अफ्रीका में, सदर्न अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स होंगे, अपराइजिंग होगा, इकोनॉमी बहुत इफेक्ट हो जाएगी, स्टॉक मार्केट बहुत उथल पुथल होगा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अगेन बृहस्पति जो है वो मनी के कारक हैं, पैसे के कारक हैं, और 5th हाउस के भी या 5वें भाव के भी वो कारक हैं। 5th हाउस फाइनेंस का होता है, मनी का होता है, स्पेकुलेटिव गेंस, ऐसी चीज़ें जिसमें आप पैसा लगाते हो और जिसमें नुकसान भी होने के भी चांसेस है और प्रॉफिट भी होने के चांसेस हैं, जिसको स्पेकुलेशन बोलते हैं। जिसको आप ये भी बोल सकते हैं कि आपने जैसे जुए में पैसा लगा दिया और आपको पता नहीं है, आपको पूरा कंट्रोल नहीं है उस पैसे पे, जैसा शेयर्स होते हैं, तो उसका भी भाव है। तो आप ये देखोगे ये काफ़ी नेक्स्ट 1.5-2 ईयर्स बहुत उथल पुथल स्टॉक मार्केट्स में भी होगा। तो जो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से में नहीं। कुछ जो भी शॉर्टकट लेने जाएंगे, जल्द ही पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द कुछ ऐसा प्रॉफिटरिंग कदम उठाने की कोशिश करेंगे, उनको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें बेस्ट चीज़ है कि लालच ना करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, दूरंदेशी से सोचें और उसी तरह से पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आपको किसी भी थोड़ा भी डाउट हो किसी इन्वेस्टमेंट में तो वो ना करें, ये सबसे अच्छा होगा। हम ये भी देखेंगे कि काफ़ी कंपनीज अपने आप को दिवालिया घोषित करेंगी, बैंकरप्ट घोषित करेंगी ये साल और अगले साल, क्योंकि इकोनॉमी, हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज़ की, ये उतनी अच्छी नहीं स्थिति रहने वाली है। तो आपको भी अपने पर्स स्ट्रिंग्स पे, अपने बटवे पे, अपने बैंक बैलेंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक्सपेंसेस को कम करिए, बहुत इंटेलिजेंट एक्सपेंसेस करिए, प्लानिंग से करिए, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स, बहुत ज़्यादा अपने बटवे को खोलिए मत, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये 2 साल थोड़े से क्रिटिकल हैं, जिसके बाद एक बार बृहस्पति जब कुंभ राशि में चला जाएगा और वो गोचर होगी और उसमें और एक साल भर निकल जाएगा, तो थोड़ा सा आराम हमको मिलेगा। मीन में थोड़ा सा जब गोचर होगा जुपिटर का, तो थोड़ा से हमको आराम मिलेगा पैसे से और फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमी से। और एक बार जब मीन के अंत में गोचर होगा तो थिंग्स विल बी मच बेटर, तब चीज़ें काफ़ी अच्छी होने की संभावना बढ़ जाएगी। और हम ये भी देखेंगे कि काफ़ी फॉरेन इकोनॉमीज़ का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, जो पैसा इंडिया में लगाते हैं, लागत होती है, उसमें भी कमी आएगी, उसमें भी कुछ चैलेंजेस होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट हाई ही रहेगा, नौकरी का मार्केट भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। छोटे जो बिजनेसेस हैं, जो मीडियम के बिजनेसेस हैं, जो आप बोल सकते हो हैं कि 20-25 लाख से लेके 40-50 करोड़ के बीच में, ये बिजनेसेस ठीक करेंगे। जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, 200, 300, 400, 500 करोड़ के बिजनेस हाउसेस या एकदम छोटा व्यापारी है, इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ये साल में और अगले साल में। तो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस था, ये मेरा प्रेडिक्शन था ये साल और अगले साल के लिए शनि का और बृहस्पति की सिचुएशन को देखते हुए। अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो मेरा ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर नीचे लिखा हुआ है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से सीख ले सकें और अपनी लाइफ को उस हिसाब से प्लान कर सकें। और अगले वीडियो तक फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब।